मेरा नाम है संघर्ष और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट है उसे आप स्टार्ट करने से पहले उसे आप अगर मेंटेनेबल और स्केलेबल बनाना चाहते हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो ये डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, जो भी जैसे भी आप अपना एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको फाइल स्ट्रक्चर को ऐसा रखना चाहिए। तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारी जो लिब डायरेक्टरी होती है उसके अंदर हमें मेन डॉट डाट बाहर रहेगी, उसके बाद कोर फोल्डर रहेगा और उसके अंदर बाकी के सब फोल्डर्स रहेंगे। सेम यूटिल्स के लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए, जो भी चीज़ अपने एप्लीकेशन में बार बार कॉल करना चाहते हो वहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स के अंदर डालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर्स, स्ट्रिंग्स हो गए एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे यूटिल्स क्लास के अंदर हम क्या क्या रखेंगे यूटिल्स फोल्डर के अंदर। तो यूटिल्स फोल्डर के अंदर हम यूटिलिटी फंक्शंस, वैलिडेटर्स, हेल्पर्स लाइक ये सब रख सकते हैं। उसके बाद थीम हो गया, नेटवर्क हो गया, राउट्स हो गया। उसके बाद डेटा, डेटा के अंदर मॉडल्स, रिपोजिटरीज एंड डेटा सोर्सेस। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एज इट इज़ आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप ये फॉलो करके ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप पहले अपना प्रोजेक्ट के लिए रेडी करेंगे। से उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेट मैनेजमेंट टूल कौन सा यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए कुछ बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। तो उसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो उसमें से प्रोवाइडर एक है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद रिवरपॉड एंड देन गेटएक्स। प्रोवाइडर प्रोवाइडर बहुत ही आसान होता है और अगर आपका एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो तो आप इससे इसके साथ जा सकते हो, प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो एज अ स्टेट मैनेजमेंट इन योर फ्लटर एप्लीकेशन। उसके बाद आप ब्लॉक यूज़ करोगे, जो भी एप्लीकेशन आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर ये ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक जो है वो स्केलेबल एंड टेस्टेबल होता है। उसके बाद रिवरपॉड है एंड गेटएक्स है। गेटएक्स ईजी करने के लिए बहुत यूज है एंड लाइट वेट भी है। मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोवाइडर या फिर गेटएक्स यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। अगर आपका एप्लीकेशन आपको स्केलेबल बनाना है, आगे जाके कोई भी अगर डेवलपर आए या फिर उसके हर एक पार्ट को आपसे अलग अलग रखना चाहते हो तो आपको डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले जो डिज़ाइन पैटर्न है वो MVVM है और उसके बाद MVC। तो बेसिकली MVVM के अंदर मॉडल व्यू, व्यू मॉडल, और MVC के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस तरह से आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो। तो MVVM के अंदर मॉडल बेसिकली क्या करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डेटा एंड बिजनेस लॉजिक को। तो उसके बाद है व्यू। व्यू बेसिकली हमारी जो स्क्रीन से उसे हम व्यूज कहते हैं। स्क्रीन्स हो गए, इसके अंदर विजेट्स आ सकते हैं हमारे। उसके बाद है व्यू मॉडल। व्यू मॉडल बेसिकली एक्ट करता है ब्रिज की तरह, ब्रिज बिटवीन द मॉडल एंड व्यू, हैंडलिंग द स्टेट लॉजिक। ओके, तो ये इसका एक एग्जांपल है। ये जो पहला मॉडल है, इसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट क्लास बनाई, ये मॉडल है। उसके बाद व्यू मॉडल कैसा रहेगा, उसे हम एक्सटेंड ये कर मिक्सिंग बेसिकली, तो विद कीवर्ड के साथ इसे हम यूज कर सकते हैं, चेंज नोटिफायर। ये व्यू मॉडल का एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे व्यू। व्यू बेसिकली एक स्क्रीन हो सकती है या फिर विजेट जो हमने डिज़ाइन किया है हमारे एप्लीकेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि MVC का आर्किटेक्चर किस तरह से रहता है। बेसिकली MVC के अंदर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट डेटा को करता है। उसके बाद व्यू, जैसे कि हमने MVVM में देखा, स्क्रीन्स हो गए या फिर विजेट्स। और उसके बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर हैंडल करता है यूज़र इनपुट्स को एंड वो अपडेट करता है मॉडल एंड व्यू को कि यूज़र ने किस तरह बिहेव किया हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट। इसके अंदर हम हमारा एप्लीकेशन का जैसे हमारे पास फिग्मा आता है डिज़ाइनर से,
तो उसका थीम एंड फॉन्ट डिक्लेरेशन हम एक ही फाइल में करते हैं। आगे चल के तो हमें लाइट मोड, डार्क मोड जैसे फीचर्स अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर एक फाइल में सब हो कलर्स वगैरह डिफाइन किए हुए, तो वो बहुत आसान जाता है ये सब करने के लिए। उसका मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ आप इसे डिफाइन कर सकते हो। सिक्स पॉइंट जो कि है कोडिंग स्टैंडर्ड्स गाइड के बारे में। प्रोफेशनल कोडिंग स्टैंडर्ड जो रहते हैं, इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस है। सबसे पहले हम नेमिंग कन्वेंशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम कैमल केस वेरिएबल्स एंड फंक्शंस लिखना प्रेफर करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं पैस्कल केस में से होता है, और पास्कल का तो आप देख सकते हो। और उसके लिए पास्कल बेसिकली क्लास नेम जब हम डिफाइन करते हैं तब यूज करते हैं। और उसके बाद जो है वो स्नेक केस है। स्नेक केस जब हमें कोई एसक्यूएल का कॉलम वगैरह क्रिएट करना है डेटाबेस के फील्ड्स, तो बेसिकली तब ये यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोड फॉर्मेटिंग। जनरल गाइडलाइंस के अंदर आता है ये भी। देखो, तो कोड फॉर्मेटिंग के अंदर हम टू स्पेसेस फॉर इंडेंटेशन, लिमिट लेंथ सेट करते हैं हम 80 to 100 कैरेक्टर्स के बीच में। रीडेबिलिटी, बेटर डिफरेंस रीडेबिलिटी बेसिकली। और उसके बाद हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं जहाँ पे भी हमारा लॉजिक कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हम मीनिंगफुल कमेंट्स लिखते हैं। और उसके बाद हम थ्री बैकवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं फॉर डार्क डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ओके, अब उसके बाद हम एरर हैंडलिंग करने के लिए ट्राई कैच को यूज करते हैं। और भी मेथड से एरर हैंडल करने के, तो उसके ऊपर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम लॉग को प्रिंट करते हैं अगर कोई एरर वगैरह हो गई, पे के रिस्पॉन्सेस वगैरह, फॉर डिबगिंग पर्पजेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लटर स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बारे में। उसके अंदर आता है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो है विजेट्स, जो कि हमारे यूज़र को हमारा यूआई रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ गया स्टेट मैनेजमेंट, एंड देन थर्ड एपीआई कॉल्स। तो विजेट्स बेसिकली ब्रेक डाउन लार्ज विजेट्स इनटू स्मॉलर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ये बेसिकली कैसे डिज़ाइन करना है। मान के चलो अभी हमारा एक लिस्ट व्यू है और उसके अंदर एक प्रोडक्ट आइटम है, जो कि लिस्ट व्यू जो है वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डेटा ला रहा है। तो हमें अलग विजेट बनाना चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए। और वो जहाँ पॉसिबल हो, अगर जहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट का वो विजेट दिखाना है किसी भी लिस्ट के अंदर, सेम है मल्टीपल पेज के अंदर वो सेम विजेट दिखाना है, तो वही एक विजेट हम मल्टीपल जगह पे कॉल करेंगे। बस हम उसके कंस्ट्रक्टर्स पास करेंगे, एज ए नेम हो गया, उसका इमेज यूआरएल हो गया प्रोडक्ट का, इस तरह से। और ये जो कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर विजिट हम कोई भी कॉल करते हैं, तो जहाँ पॉसिबल हो वहाँ हम कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि विजेट रिबल्स हमारे कम हो जाए और एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आ जाए। स्टेट मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि पहले मैंने बताया, आप प्रोवाइडर या फिर गेटेक्स के साथ जा सकते हो अगर आपका एक बेसिक लेवल का, मीडियम लेवल तक का एप्लीकेशन है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मैं ब्लॉक प्रेफर करूँगा आपको। ओके, और उसमें दूसरा पॉइंट है कि सेट स्टेट हमें नहीं यूज़ करना चाहिए फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक्स। हमें एक स्टैंडर्ड पैकेज के साथ ही जाना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है वो एपीआई कॉल से, उसके अंदर हमें डीओ और एचटीटीपी जैसे पैकेज मिलते, तो हम वो यूज़ कर सकते हो नेटवर्किंग के लिए, फॉर एपीआई कॉल्स करने के लिए। उसके बाद हम जब तक डेटा लोड नहीं होता तब तक हम लोडिंग सक्सेस एंड एरर स्टेट्स प्रॉपरली हमें मैनेज करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टूल्स एंड लाइब्रेरीज। फ्लटर ब्लॉक है ये ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट टूल के लिए। और उसके बाद प्रोवाइडर, कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लो उसके अंदर आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है। उसके बाद है डीओ एचटीटीपी जैसे पैकेजेस फॉर नेटवर्क कॉलिंग के लिए। और उसके बाद एक कैश नेटवर्क इमेज और इमेज कैशिंग। इससे क्या होता है ना, कोई भी इमेज हमारे अगर एक ही पे हम मल्टीपल टाइम को कॉल कर रहे हैं, तो वो इमेजेस हर टाइम लोड नहीं होती।
वो हमारे नेटवर्क स्टोरेज में लोकल स्टोर होती है और यूज़र को विजिबल होती है। मल्टीपल टाइम वो रिक्वेस्ट सर्वर को नहीं भेजती। उसके बाद है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, जो कि लोकल स्टोरेज में कोई डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम यूज़र का ऑथेंटिकेशन जो है उसके अंदर में मैनेज कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर, जो कि वो भी उसका लॉगिन करने के बाद उसका वो लॉगिन है या फिर लॉग आउट है, उसका जो स्टेट है वो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के माध्यम से यूज़ वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना चाहिए, जब भी आप फ्लटर का कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे, तो आगे जाके उसे स्केलेबल बनाना चाहते हो, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू। उसके बाद है स्टेट मैनेजमेंट।